नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। 2026 के केरलम विधानसभा चुनाव परिणामों ने भारतीय राजनीति में एक युगांतकारी परिवर्तन को रेखांकित किया है, जिसे वामपंथ का सूर्यास्त माना जा रहा है। जिस केरलम से वाम दलों ने पहली बार 1957 में सत्ता का सूर्योदय देखा था, वहीं से उनका सूर्यास्त हो गया। 1977 के बाद यह पहला मौका है जब देश के किसी भी राज्य में कम्युनिस्ट सरकार सत्ता में नहीं है। एलडीएफ, वाम लोकतांत्रिक मोर्चा, जो 2016 से मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के नेतृत्व में लगातार 2 कार्यकालों से सत्ता में था, उसे करारी हार का सामना करना पड़ा है। 1957 का संदर्भ भी यहां उल्लेखनीय है। केरल वही राज्य है जहां 1957 में दुनिया की पहली लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई कम्युनिस्ट सरकार ईएमएस नंबूदिरी-पाद के नेतृत्व में बनी थी। 2011 में पश्चिम बंगाल और 2018 में त्रिपुरा खोने के बाद केरल का जाना वाम दलों के लिए एक बड़ा वैचारिक और राजनीतिक झटका है। यह घटनाक्रम भारतीय राजनीति में वामपंथी विचारधारा के अवसान और एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत का संकेत भी देता है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि वामपंथ की अप्रासंगिकता के कारण क्या है। सवाल यह भी है कि क्या वामपंथी विचारधारा से जनता का मोहभंग का कारण उसकी अपनी कार्यशैली रही है, और सवाल यह भी है कि क्या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बढ़ते प्रभाव ने वामपंथी विचारधारा को नकार दिया है। इन्हीं कुछ बुनियादी सवालों की पड़ताल आज चर्चा में। और केरलम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन को बहुमत मिल चुका है। कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ ने 100 से अधिक सीटों पर निर्णायक बढ़त बनाई और उसके बाद अब वो सत्ता में। वहीं 10 साल से सत्ता में रही लेफ्ट सत्ता से बाहर हो गया। इसके साथ ही भारत में लेफ्ट का आखिरी किला भी ढह गया। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी। इसी के साथ कांग्रेस सत्ता में पहुंच गई। वहीं 10 साल से सत्ता में बैठी पिनराई विजयन के नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि एलडीएफ की विदाई हो गई। केरल के राजनीतिक इतिहास में एक पैटर्न रहा है। दरअसल यहाँ शायद ही कभी कोई सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में रही हो। पिनराई विजयन के नेतृत्व में लगातार 2 कार्यकाल पूरे होने के बाद मतदाताओं ने बदलाव की मांग की। पिछले चुनाव के उलट कांग्रेस ने इस मुकाबले में एक ज्यादा व्यवस्थित योजना के साथ कदम रखा। चुनाव प्रचार समिति, बेहतर तालमेल और केंद्रीय घोषणा पत्र ने प्रयासों को व्यवस्थित करने में मदद की। वहीं उम्मीदवारों के चयन में एआईसीसी की सीधी भागीदारी ने आंतरिक गुटबाजी को कम किया। यूडीएफ के प्रदर्शन के पीछे की मुख्य वजह अल्पसंख्यक समुदाय से मिला मजबूत समर्थन है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन ने इस वोट बैंक को एकजुट करने में बड़ी भूमिका निभाई। एलडीएफ सरकार को अपनी कमजोरियों के चलते हार का सामना करना पड़ा। सत्ता विरोधी लहर और भ्रष्टाचार के आरोपों ने एलडीएफ की छवि को गहरा नुकसान पहुंचाया। एलडीएफ सरकार को 10 साल के शासन के बाद स्वाभाविक सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ा। हालांकि दूसरे कार्यकाल में कोरोना महामारी के दौरान किए गए अच्छे कार्यों से कुछ हद तक फायदा मिला था, लेकिन सबरीमाला सोना चोरी विवाद ने सरकार के प्रतिष्ठा को धूमिल किया। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और उनके दामाद बेटी पर भ्रष्टाचार के सीधे आरोप लगे। इन आरोपों से मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत छवि भी काफी खराब हुई, जिससे पार्टी को नुकसान हुआ। इन घटनाओं ने सरकार की जनधारणा को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। गौरतलब है कि केरलम विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुए स्थानीय निकाय चुनावों में बड़ी जीत से कांग्रेस को 10 साल बाद राज्य की सत्ता में वापसी के संकेत मिल गए थे। इससे पार्टी में उत्साह था, लेकिन आशंका भी थी कि सत्ता आती देख पार्टी के नेता अंदर खाने आपस में न लड़ने लगे। बहरहाल इस बार कांग्रेस बेहतर रणनीति और मुद्दों की बदौलत जनता को लुभाने में सफल रही। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और एलडीएफ सरकार को अपनी कमजोरियों के चलते हार का सामना करना पड़ा। सत्ता विरोधी लहर और भ्रष्टाचार के आरोपों ने एलडीएफ की छवि को गहरा नुकसान पहुंचाया। एलडीएफ सरकार को 10 साल के शासन के बाद स्वाभाविक सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ा। हालांकि दूसरे कार्यकाल में कोरोना महामारी के दौरान किए गए अच्छे कार्यों से कुछ हद तक फायदा भी मिला था, लेकिन सबरीमाला
सोना चोरी विवाद ने सरकार की प्रतिष्ठा को धूमिल किया। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और उनके दामाद बेटी पर भ्रष्टाचार के सीधे आरोप लगे और इन आरोपों से मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत छवि भी खराब हुई, जिससे पार्टी को नुकसान हुआ है। तो ये तमाम सारे बड़े कारण रहे और इन्हीं घटनाओं ने सरकार की जनधारणा को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया और यही बड़ा कारण रहा कि एक तरीके से केरलम में वामपंथ का सूर्यास्त हो गया। और आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल अकेतकर, आप ऑर्गेनाइजर के संपादक हैं। बहुत बहुत स्वागत प्रफुल्ल जी। साथ ही चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं आर राजगोपालन, बहुत बहुत स्वागत राजगोपालन जी आपका भी। चर्चा की शुरुआत प्रफुल्ल अकेतकर आपसे करना चाहूंगा। सर देखिए, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा जैसे वामपंथी के विचारधारा के जो गढ़ कहे जाते थे, वहां इन राज्यों के बाद अब हम देख रहे हैं कि केरलम से भी एक तरीके से सूर्यास्त हो गया वामपंथी विचारधारा का। इस मोहभंग का कारण आपकी नजर में क्या है सर? देखिए, वैसे तो वामपंथ की विचारधारा सभी जगह पे, केवल भारत में नहीं विश्व भर में, जो क्लासिकल जिसको हम कह सकते हैं कि कम्युनिज्म या मार्क्सिस्ट फिलोसॉफी, वो रिजेक्ट हो चुकी है, इररिलेवेंट हो चुकी है और इसके लक्षण हमको 1990 के बाद सब जगह पे दिख रहे हैं। लेकिन जहां जहां पे वो थोड़ा बहुत बचे रहे, वो इंस्टीट्यूशनल होल्ड के कारण, जो स्टेट मशीनरी पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम्युनिस्ट पार्टियों का एक काम करने का तरीका होता है, उसमें वो राज्य की व्यवस्थाओं पर भी कब्जा करते हैं, बहुत सारे आर्थिक संसाधनों को भी अपने कैडर के लिए मोबिलाइज करते हैं और कुछ जगह तो ऐसी होती है, केरल में जैसे था कि पार्टी विलेजेस के नाम पर विलेजेस मार्क थे जहां पे और कोई पॉलिटिकल पार्टी कैंपेन भी नहीं कर सकती। तो डेमोक्रेटिक मीन्स का यूज करते हुए वो कंप्लीटली डिक्टेटोरियल, एक बिल्कुल तानाशाही वाली कार्य पद्धति वहां पे स्थापित करते हैं। इसलिए केरल में और जहां जहां पे कम्युनिस्ट पार्टी का गवर्नमेंट रहा, भारत में हमने हिंसा भी देखी। केरलम केस में पिछली बार ही एक्चुअली एलडीएफ के विरोध में बहुत सारा सेंटिमेंट था, लेकिन दो फैक्टर्स उस समय, क्योंकि आपने जैसे आपकी रिपोर्ट में भी कहा कि 1977 से केरल में ये पैटर्न रहा था, कोई भी गवर्नमेंट तीसरी बार नहीं, दूसरी बार भी रिपीट नहीं जी, यूडीएफ एलडीएफ अल्टरनेट गवर्नमेंट बारी से खेल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पिछली बार कांग्रेस वो कर नहीं पाई। उसके दो प्रमुख कारण थे। एक, लेफ्ट पार्टीज ने सिस्टमैटिकली अपने, खास करके युवा जो उनके यूथ विंग थे, उसमें बहुत सारे जगह पर जो वहां पे केरल में एक इस्लामिक मूवमेंट्स का बहुत बड़ा तबका है, कुछ उसमें पीएफआई में, कुछ एसडीपीआई में, उन सबको एकोमोडेट करने का प्रयास किया और वो वोट उसके कारण डिवाइड हुआ। वो लोकसभा में तो कांग्रेस के साथ रहा, मुस्लिम लीग के साथ रहा, लेकिन राज्य की विधानसभा चुनाव में उन्होंने लेफ्ट पार्टी का साथ दिया। इस बार वो नहीं हुआ। दूसरी बात, कांग्रेस पिछली बार कोई भी रणनीतिक तैयारी करके चुनाव नहीं लड़ी थी और उसके कारण कांग्रेस, ये जो पैटर्न था एलडीएफ और यूडीएफ के सरकार बारी बारी से आने का, उसको ब्रेक नहीं कर पाई। इस बार केरल में वामपंथी सरकार के विरोध में, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी बेसिकली तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया रही नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ केरला हो गई और पिनराई विजयन की कम्युनिस्ट पार्टी हो गई। उसके विरोध में उस एक व्यक्ति, उनकी तानाशाही, उनके कार्य करने की पद्धति, इसके विरोध में जो असंतोष था, इस बार कांग्रेस उसका फायदा लेने में सहभागी रही और मुस्लिम लीग का भी उनको पूरा समर्थन इसमें मिला और यही कारण रहा कि इस बार साफ तरीके से हमको कम्युनिस्ट पार्टी का और वामपंथ का अस्त होते हुए दिख रहा है। ठीक है, आर राजगोपालन जी, एक बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बढ़ते प्रभाव के कारण वामपंथ जो है अपना नैरेटिव जो है वो सेट नहीं कर पाया और यही कारण रहा कि जनता ने नकार दिया? 2014 को बाद इंडिया में एक अवेकनिंग हुआ है जी। मुझे लगता है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, एसडीपीआई, इतना इत्यादि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारा इकट्ठा होकर के हिंदुत्व को मुकाबला करने के लिए मौका नहीं मिला है, क्योंकि केरला में कम से कम 300 से 400 लोग, आरएसएस लोग, बीजेपी लोग, हिंदुत्ववाद लोग खतिया किया है कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट वगैरह ने, मैं कह रहा 25-30 साल को अंदर जी। लेकिन पिछले 2-3 साल से ये गोल्ड चोरी, सोना चोरी,
प्लस सबरीमला, इसमें ट्विस्ट हुआ था मार्क्सिस्ट पार्टी के ऊपर, वो लोग समर्थन करने लग गया। धीरे धीरे बीजेपी का हिंदू वोट के लिए अपनाने के लिए सीपीएम ने हिंदुत्व आइडियोलॉजी को, सॉफ्ट हिंदुत्व आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करने लग गया, जैसे ममता बनर्जी करती थी, जैसे बाकी लोग करते हैं नॉर्थ इंडिया में। क्योंकि हिंदुत्व का प्रेशर तमिलनाडु में भी है, आप देखो दीपत्तून आ गया तमिलनाडु में, इधर भी आ गया। माई अंडरस्टैंडिंग भैया, प्रकाश करात साहब केरला का है, सीताराम येचूरी आंध्रा का है जी। सीताराम येचूरी की दिगांत के बाद 2008 में न्यूक्लियर डील में वामपंथी लोग सरकार का समर्थन वापस करने के बाद, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो 1-2-3 अग्रीमेंट के बाद देश में वामपंथी का त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, केरला में इलेक्ट करते थे, 70-80 लोग आते थे कम्युनिस्ट पार्टी लोकसभा का, वो धीरे धीरे खत्म हो गया। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी आने के बाद केरला का शिफ्ट हो गया, जो सीपीएम का दबाव। मुझे लगता है अभी सीपीएम खत्म हो चुका है, वर्ल्ड ओवर मार्क्सिस्ट पार्टी का जो आइडियोलॉजी है वो खत्म हो गया है। सीपीएम अभी सिर्फ जेएनयू में टेलीविजन स्टूडियो में आप देख सकते हैं। मुझे लगता है आने वाले दिन में केरला में देखो वामपंथी पार्टी खत्म हो गया, लेकिन उधर आश्चर्यजनक से 3 एमएलए आ गया बीजेपी का केरला में। किसका इंडिकेट करते हैं? क्योंकि जो हिंदू क्रिश्चियन मुस्लिम बीच में, अभी देखो क्रिश्चियन आरएसएस को नजदीक आने लगे, अब अगले महीने प्रधानमंत्री वेटिकन जा रहे हैं, पोप से मिलके आ रहे, सो देयरफॉर परिवर्तन आ रहा है केरला में। ठीक है, ये लगातार परिवर्तन बना हुआ है, लेकिन एक तरीके से वामपंथ का जिस तरीके से उसकी विचारधारा के प्रति मोहभंग जनता का हुआ है, ये अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन भारत की राजनीति में हम इसे कह सकते हैं। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किड बैग चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किड बैग। आरबीआई कहता है पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं चर्चा में, और चर्चा में आज का विषय है केरलम में वामपंथ का सूर्यास्त। एक तरीके से पूरे भारत में वामपंथी विचारधारा को भारत की जनता ने नकारा है। इस पर विमर्श आवश्यक है, इसका विश्लेषण यहां पर जरूरी है। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल जी, अगला सवाल आपसे यही बनता है कि एक तरीके से वामपंथी विचारधारा की जो आर्थिक नीतियां रही, क्या वो वैश्विक अर्थव्यवस्था की तुलना में वो मैच नहीं कर पाई? एक बड़ा कारण ये भी रहा उनके नकारे जाने का। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि आज जो वामपंथी विचार है वो बेसिकली स्टेट कैपिटलिज्म का विचार हो गया जी। हम चाइना में भी देखते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा नियंत्रित पूंजीवाद, उसको वो सोशलिज्म और कम्युनिज्म कहने लगे हैं। लेकिन उससे भी बड़ा प्रॉब्लम जो है क्या है, हमको ये समझना चाहिए कि केरल में कम्युनिस्ट पार्टी वाज इसेंशियली ये हिंदू पार्टी थी, और कांग्रेस के पक्ष में आजकल हम देखते हैं तो मुस्लिम लीग के समर्थन के कारण यूडीएफ को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। आईयूएमएल के मुस्लिम इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग के 22-23 एमएलए उनके चुनकर आए हैं, और मुस्लिम वोट कांग्रेस के पक्ष में कंसोलिडेट हुआ है। लेकिन वामपंथ के वहां पे शासन रहने के कारण वहां का आप रबर इंडस्ट्री देख लीजिए, बीच में बहुत सारे इसमें कोर्ट ने भी कहा कि सारे इंडस्ट्री को यूनियनिज्म के चक्कर में खत्म कर दिया। केरल सबसे ज्यादा पलायन वाला कोई युवा गांव में आज वहां पे मिलता नहीं है जी। एक तो गल्फ में जाते हैं या अन्य राज्यों में जाते हैं, और नंबर वन कहते रहते हैं।
जब वहां के रोजगार के अवसर ही नहीं है। वहां की कॉयर इंडस्ट्री थी, वहां के रबर इंडस्ट्री थी, वहां के मछुआरों के लिए कुछ योजनाएं बनानी थी, इसका कोई भी नहीं। केवल सोशलिज्म और कम्युनिज्म की विचारधारा के आधार पर आपके राज्य की व्यवस्थाएं नहीं चल सकती। इसमें पूरी तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी विफल रही। दूसरी तरफ वैचारिक आधार पर जो उनका कोर बेस था उसको बीजेपी ने डेंट लगाया। आपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात की, पिछले 250 वर्ष से जो बंद था वो माघ मास का मेला वहां पे रिवाइव हुआ। पुराने एसएफआई के कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता थे, वो सन्यासी बनने के बाद उन्होंने उसको रिवाइव किया। आज वो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ नहीं है ना, कम्युनिस्ट विचारधारा के साथ है। सबरीमाला वाले इशू पर हर बार कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना स्टैंड बदला। पहले मंदिर प्रवेश का समर्थन किया, अब एफिडेविट देकर उसको विरोध किया। अब ऐसे में जब ये कम्युनिस्ट पार्टी का दोगलापन, वैचारिक भ्रम जो पैदा करने का कम्युनिस्ट पार्टी का, उससे भी बड़ा कारण जो हुआ है और एक कि आज जो लेफ्ट, सेंटर ऑफ द लेफ्ट वाला जो है, कांग्रेस अपने आप में एक लेफ्ट नीतियों वाली पार्टी बन गई है, अन्य छोटी मोटी पार्टियां वो भी। तो ऐसे में मेनस्ट्रीम कम्युनिस्ट पार्टी का कोई रोल नहीं रहा क्योंकि वो बाकी सारे इश्यूज वो खा जाते हैं। तो ऐसे में इस कारण से, और कम्युनिस्ट पार्टी एक बार यदि हार जाती है तो उनकी स्टेट मशीनरी पर से पकड़ कम हो जाती है। मुझे लगता है कम्युनिस्ट पार्टी का ये हारना वहां पे भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी स्पेस आने वाले समय में क्रिएट करने वाली बात होगी। मतलब आप इस बात से सहमत हैं प्रफुल्ल जी कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रभाव का एक बड़ा कारण रहा है कि कभी आप सबरीमाला में मंदिर के प्रवेश का विरोध करते हैं, कभी दिया जलाने को लेकर के उसका विरोध करते हैं, और कभी मंदिर से जिस तरीके का सोना चोरी होता है और उसके बाद में आपके ही मुख्यमंत्री के बेटी और दामाद पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। तो ये बड़े कारण रहे, वहां से जनता ने नकार दिया इस विचारधारा को। बिल्कुल नहीं, आपको सारा कैपिटलिस्ट पैसा चलता है जी। आप मॉल्स बना सकते हो, आप अपने परिवार के मॉल्स चला सकते हो, थिएटर्स चला सकते हो, सारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसमें चलती है, लेकिन आप विचारधारा कम्युनिज्म की रखोगे, सारी इन्वेस्टमेंट बेंगलोर में करोगे, आपके परिवार की इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे में आपका जो मूल वैचारिक आधार है उस विचारधारा के साथ जब आप कॉम्प्रोमाइज करते हुए दिखते हो तो ऐसे में लोगों में उस पार्टी के नेतृत्व की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। ऑर्गेनाइजेशनली कम्युनिस्ट पार्टी केरला की पार्टी रह गई है और उसका नेतृत्व भी डिस्क्रेडिट हो चुका है। इसका ये लक्ष्य। ठीक है राजगोपालन जी, क्या एंटी इनकम्बेंसी का प्रभाव भी इसे माना जाए, क्योंकि लंबे समय से आप सत्ता में रहे और उसके बाद में नेपोटिज्म और एक तरीके से करप्शन, जो तमाम सारे आरोप लगे, ये तमाम सारे ऐसे जॉइंट ये एक तरीके से अटैक हुआ और उसके बाद जनता ने अस्वीकार कर दिया नेतृत्व को। नहीं, केरला में जनता को प्रोफाइल आप अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मैं आधा बहुत केरला का जानता हूँ, मैं तमिलनाडु का हूँ, लेकिन ये डिजिटलाइजेशन आने के बाद, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने के बाद, जो ऐसे ही न्यूक्लियर डील का 1, 2, 3 मनमोहन सिंह लेके आने के बाद दुनिया आक्रोश में आ गया है, कम्युनिज्म खत्म हो चुका है। सेकेंड थिंग, EMS नंबूदिरीपाद तब चीफ मिनिस्टर थे, मैं कह रहा पिछले 30-40 साल पहले। मेरा साथ जो रिश्तेदार कितना भी है, ये लोग केरला छोड़ करके UAE विदेश जाने लग गया। उसी में मुझे लगता है कैपिटलिज्म उधर आने लगने के बाद धीरे धीरे जैसे दम की जो कीड़ा काटती है ना, उसको तरह कम्युनिज्म पार्टी धीरे धीरे खत्म होने लग गया। दिया जलाने के बाद तेज से करती है। ऐसे पिनारे विजयन इज द लास्ट चीफ मिनिस्टर वामपंथी के लिए इंडिया में, खत्म हो चुका है। हरकिशन सिंह सुरजीत करके एक सरदार जी थे, उस टाइम पर वामपंथी लोगों के लिए बड़ा दबदबा थे, लेकिन धीरे धीरे सब स्टेट से खत्म हो गया। अभी देखो केरला में है एक तो इकट्ठा इधर उधर, वो भी अनदर 5-10 साल में खत्म हो जाता है। बार बार मैं ये कहने का तैयार हूँ, ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। सब जगह हर सत्ता आने के बाद तमिलनाडु में, केरला में, बाकी स्टेट में परिवर्तन आते हैं। इस बार ये परिवर्तन है, कम्युनिज्म को खत्म कर दिया है जनता ने। एंटी इनकम्बेंसी को भी ये मेन कारण है।
बिल्कुल ठीक है। प्रफुल्ल जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी वास्तविक प्रश्न उठता है कि एक तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रभावी राजनीतिक नेतृत्व का ना होना भी एक बड़ा कारण माना जाए वामपंथ विचारधारा की जो अस्वीकार्यता है या अप्रासंगिकता है उसका। जी, आप देखिए, अभी 1970 के बाद पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हो रहा है जी, जो हम संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को, जिसमें कहीं पे भी कोई भी वामपंथी सरकार अभी सत्ता पर नहीं है। जी, ये दिखाता है कि समाज में इनकी एक्सेप्टेबिलिटी, स्वीकार्यता समाप्त हो गई है। लेफ्ट का विचार नहीं समाप्त हुआ है, वो अलग अलग आंदोलनों में तो है बिल्कुल, अलग अलग सोशल मूवमेंट्स में तो है, लेकिन जिसको हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का उपयोग करते हुए वामपंथी नीतियां और वामपंथी विचार स्थापित करने का जो प्रयोग भारत में हुआ था, उसका निश्चित सूर्यास्त केरल की इस डिफीट के बाद हुआ है। ओके, इसके साथ साथ एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि क्या गठबंधन की मजबूरी भी जो है वो उसको, क्योंकि किसी की पार्टी के सपोर्ट के बगैर या गठबंधन के बिना एक तरीके से अब तक हम देख रहे हैं कि वामपंथी जो सरकार है वो पूरी नहीं हो पाई थी, ये भी एक कारण है बड़ा। प्रफुल्ल नहीं, केवल गठबंधन नहीं, वहां पे तो एलडीएफ तो हमेशा ही गठबंधन के साथ चला है जी, लेकिन केरल और बंगाल में भी लेफ्ट के गठबंधन का एक विचित्र मॉडल था। सारे अपने आप को लेफ्ट कहते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते जी। तो वो कोई सीपीएम रहता है, कोई सीपीआई रहता है, कोई रिवोल्यूशनरी पार्टी रहता है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक रहता है, वो नाम अलग अलग होते हैं लेकिन सबका मिलाकर सीपीएम का फिर भी एक कंसिस्टेंट, जिसको हम कह सकते हैं कि 32 से 34% तक का जनाधार केरल में बचा हुआ था जी। इस बार हम देखते हैं कि जहां जहां पे केरल में सांस्कृतिक आधार पर जो नवजागरण हुआ, वहां पे बीजेपी का ऑप्शन था तो बीजेपी को वोट किया, जहां पे बीजेपी को ऑप्शन नहीं था वहां पे कांग्रेस को वोट किया। ये निश्चित परिवर्तन हुआ, उसके कारण 28% से नीचे आज तक का लोएस्ट वोट परसेंटेज सारे वामपंथी दलों का मिलाकर एलडीएफ का वोट परसेंटेज आया है। ये एक रिमार्केबल शिफ्ट दिखा रहा है इस सूर्यास्त को बताने। राजगोपालन जी, आखिरी सवाल आपसे। देखिए, मजदूरों के बड़े सहायक पार्टी के रूप में एक तरीके से वामपंथी सरकार पहचानी जाती थी कि हम मजदूरों के हक की आवाज उठाते हैं। क्या एक तरीके से इनकी ताकत जो है वो असंगठित क्षेत्र के बढ़ने से भी ये एक प्रभाव इसका माना जाए कि जो है उसको कम, उसका आकलन हुआ या लोगों ने कम पसंद किया? लोगों ने कम पसंद किया है, लेकिन इसमें कानूनी तौर पर भी आप मानते जाइएगा पिछले 25-30 साल से सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगने के बाद हाँ हूं करने में स्ट्राइक करते थे। केरला में कम्युनिस्ट पार्टी बैंक स्ट्राइक, पेट्रोलियम स्ट्राइक, फलाना स्ट्राइक, धमकाना स्ट्राइक, ये स्ट्राइक के लिए पाबंदी रखने के बाद सुप्रीम कोर्ट से केरला में वामपंथी का मोड दौड़ खत्म हो चुका है। सेकेंड थिंग, जिधर जिधर कांग्रेस खत्म होते जा रहे वो कम्युनिज्म भी खत्म होते जा रहे। तीसरा पॉइंट, मेन पॉइंट है, जैसे नरेंद्र मोदी सरकार ने, अमित शाह साहब को श्रेय है, पिछले 7-8 साल से 2026 मार्च 31 तारीख के पहले, 30 तारीख के पहले मैं नक्सलवादी को खत्म करूंगा करके वो उन्होंने एक शपथ लिया है जी। तो इस बार 2026 में एक इम्पोर्टेंट है, नरेंद्र मोदी अमित शाह को जो श्रेय है, नॉट ओनली इन केरला खत्म हो गया कम्युनिस्ट, ऑल ओवर इंडिया में नक्सल भी खत्म हो चुका है। देयरफॉर वामपंथी का नक्शा नहीं छोड़ा है। जैसे सुषमा स्वराज हमेशा कहती थी तिरुपति से पशुपति तक कम्युनिस्ट का कॉरिडोर थे, वो 128 कॉरिडोर थे, एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट करके बिल्कुल खत्म कर दिया है। श्रेय कम्युनिज्म का खत्म होने का श्रेय, वामपंथी का खत्म होने का श्रेय बीजेपी का है निश्चित रूप से। और हमने देखा कल बंगाल जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस ओर इशारा किया था और उन्होंने कहा था कि एक तरीके से पूरे भारत में ही लोगों ने वामपंथी सरकार जो है पूरे भारत के किसी भी राज्य में नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव उन्होंने करार दिया था। और इसका संदेश सीधे तौर पर ये जाता है कि भारत की जनता जो है, भारत का मतदाता, वो अब जागरूक है और वो किसी भी स्थिति में राष्ट्रवाद और विकास को प्राथमिकता देता है। बहुत बहुत धन्यवाद राजगोपालन जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल केतकर जी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ चर्चा को यहीं विराम देते हैं। दीजिए अनुमति। नमस्कार।